जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित नागर आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में स्वागत करता हूं। हम लेकर आए आपके बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर देना चाहिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो विकल्प 4 दिए हैं, किसमें उपसर्ग नहीं है आपको पहचानना है। फिर भाव, आपको पता चल रहा है, फिर इसमें क्या है, उपसर्ग है। अपवाद, वाद के आगे क्या लगा है, अप जो है उपसर्ग है। जय अपने आप में शब्द है, आगे क्या लगा है, परा। परा क्या है, अर्थ का उल्टा कर देता है। जैसे जय यानी विजीत, और पराजय यानी हार हो जाएगा। अब ओढ़ना, अब आपने देखा होगा कि शब्द जो होता है भाई, किसी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और उसके पीछे प्रत्यय लगता है। तो मूल शब्द कौन सा है आपको ये देखना होता है। जैसे इसमें मूल शब्द भाव है, वाद है, जय है। इसमें है ओढ़, यानी ओढ़ना, जो एक वस्त्र होता है शरीर को ढकने के लिए, उसे ओढ़ना बोलते हैं। तो ओढ़ शब्द है तो क्या इसमें जुड़ रहा है, इसमें तो ना जुड़ रहा है। तो ना क्या है, ना है जी आपका प्रत्यय। तो तब इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी में उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत, अमृत, सुधा, ये शब्द जो है, सोम, अम्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब अमृत होते हैं। अमृत के पर्यायवाची है सोम भी, सुधा भी, अम्य। जो नहीं है वो क्या है, वो क्षीर है जी, क्षीर। फिर क्षीर, क्षीर दरअसल तत्सम है। ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है खीर। जी हाँ, क्या होता है, खीर। दूध से जो बनती है वो खीर होती है इसकी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पर्यायवाची बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि यमुना, यमुना का पर्यायवाची पूछा जाता है तो आप लिख देंगे अर्कजा। और आपका हो जाएगा रविजा, सूर्यजा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, विषम्य बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह होता है जी ये वाला, ऑप्शन डी। ये क्या है फिर, ये है योजक चिन्ह। फिर ये हो जाएगा जी आपका अल्पविराम। क्या हो जाएगा, अल्पविराम। और ये है आपका विवरण। विवरण, किसी वस्तु के बारे में जो उसकी विवरण यानी बताया जाता है, तब ये चिन्ह लगता है। यानी किसी की कही बात को स्पष्ट करना। कब विवरण होता है, किसी की कही बात को स्पष्ट करना। जैसे हिमालय से कई नदियां निकलती है, हिमालय से कई नदियां निकलती है। और विवरण चिन्ह आप लगा देंगे ऐसे करके, तो क्या, जैसे गंगा, ऐसे। तो यहाँ पर विवरण चिन्ह प्रयोग होता है। अल्पविराम थोड़ी देर रुकने के लिए, जैसे राम, श्याम और मोहन दोस्त है, तो ये जो प्रयोग होता है यहाँ अल्पविराम होता है। योजक चिन्ह होता है विपरीत या विलोम शब्द जो इस तरह के होते हैं, जैसे दिन रात, या अर्थ या बिना अर्थ वाले शब्द, जैसे पानी वानी, पानी वानी, ये सब योजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 4, अनावर्त शब्द का संविधानार्थक क्या है? अनावर्त, देखिए आवर्ती बोलते हैं जो दोहराया जाता है, तो अनावर्त क्या हो जाएगा, न दोहराया हुआ। क्या हो जाएगा, न दोहराया हुआ। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आप इसको पढ़िए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। शुद्ध वाक्य 3 इसमें अशुद्ध है और एक शुद्ध है, जो पहचानना है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। आयु की जगह क्या आएगा यहाँ पर, अवस्था, तब ये शुद्ध हो जाएगा। वे चाहे भले ही ना आए, इसमें चाहे नहीं आएगा, वे भले ही ना आए, इस तरह इसका लिखा जाएगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। अब ये जो देखिए, इसमें शुद्ध अशुद्धि है अल्प विराम की, इसमें अल्प विराम नहीं आएगा, इसमें आएगा किसी की बात को कह रहा है, तो इस प्रकार से जो प्रयोग किए जाते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित में से व्योम विरुद्ध का सही संधि विच्छेद कीजिए। व्योम विरुद्ध कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है जी, विसर्ग। ठीक है, ये भी अगर पता रहेगा तो और अच्छा है। विसर्ग संधि। अब ये व्यय वृद्ध, ये हो जाएगा। इन सबको हटा दीजिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमेशा। एक बार देख लेंगे ठीक से तो आपको हमेशा याद रहेगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में। अब देखिए, अच्छे जिस वाक्य में अच्छा शब्द किसी की विशेषता बता रहा होगा तो अच्छा वहां पर विशेषण हो जाएगा। पढ़ते अच्छा तुम घर जाओ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा है वह भी आ जाए तो क्या अच्छा है? स्थान। स्थान की विशेषता बता रहा है ना अच्छा शब्द, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे मैंने आम खा लिया है, ये तो जी वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? वर्तमान हो गया। मैं कहता हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वर्तमान ही है। लेकिन लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो तात्कालिक वर्तमान होता है, तात्कालिक वर्तमान जो होता है उसे उसे आसन्न भूत भी बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। अब क्यों? आसन्न मीन्स बिल्कुल अभी अभी हुआ हो। भूतकाल, भूतकाल हो गया ना जस्ट अभी, लेकिन आसन्न शब्द क्यों लगा हुआ है? बिल्कुल अभी। तत्कालिक जो इस समय ही होता है। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए ये नहीं देके ये दे दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न नंबर 9, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। देखिए, पाठ्य पढ़ने के लिए होता है, सुपाठ्य अच्छे से सरलता से। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्य, पाठ्य होगा जी पढ़ने, किसके? पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने योग्य है। स्थानापन्न, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना। सुनकर आप लिख लीजिए, राइटिंग थोड़ा जल्दी में ऐसे ही आ रहा है। दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना या बदल लेना। जैसे जैसे भी आप आईपीएल मैच देखते होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कौन से प्लेयर रहते हैं? सब्स्टिट्यूट। ये जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं ना, यही वह होते हैं जो दूसरे की जगह। ठीक है। अब सुषुप्ता, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सोने की इच्छा, नींद लेने की इच्छा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत अनेक जाति है, अनेकों जाति है, भारत में अनेकों जातियां है, ऐसा भारत में अनेक जातियां है। आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो तो, अब क्या है इसमें? इसमें है संभावना। कौन सा? संभावना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। अब ये तो है नहीं भाई, ना तात्कालिक है ना सामान्य है, तो आप कंफ्यूज किस में होंगे? दो ऑप्शन में होंगे, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। अब देखिए, संभाव्य में संभावना रहती है, जैसे इसने कहा वह आई हो, उसके आने की उम्मीद थी, इसलिए उसने कहा वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संभावना दिखाई दे रही है इसमें। अगर संदिग्ध वाक्य में बताऊं तो संदिग्ध का उदाहरण हो जाएगा जैसे माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, इसमें एक संदिग्धता है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बना रही है नहीं बना रही है। ठीक है, ये आ जाएगा संदिग्ध में। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश। देखिए, वाक्यों के लिए एक शब्द का काफी पूछा जाने वाला प्रश्न होता है और इसका प्रयोग होता है रचना करते समय या कोई गद्यांश लिखते समय। उसमें सुंदरता के लिए और स्थान कम प्रयोग हो, कम जगह घेर जाए, उसमें ये प्रयोग होते हैं। इनका बहुत महत्व होता है परीक्षा में और आपके यूपी कांस्टेबल में जरूर पूछे जाते हैं। तब तब हम देखेंगे कि किसी एक में ही आस्था रखने वाला, ये हो जाएगा अनन्य। क्या हो जाएगा? अनन्य। क्यों? क्योंकि अनुत्तीर्ण होता है फेल होने वाला, परीक्षा में फेल होने वाला। अनुमोदन होता है किसी चीज के लिए स्वीकृति देना, अनुमोदन प्राप्त हुआ, स्वीकृति प्राप्त हुई। अनिकेत, निकेतन, निकेत, निकेत होता है भवन और अनिकेत होता है जिसके पास स्थायी घर न हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
पुल्लिंग शब्द बताइए। अब इनमें आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यह रीति अच्छी नहीं है, यह रीति अच्छा नहीं है, ऐसे बोलोगे, स्त्रीलिंग आ रहा है जी। घटना, घट गई, घटना बहुत बुरी घटना हो गई, स्त्रीलिंग। मुझे पिताजी से क्षमा प्राप्त हो गई, कोई गलती की थी तो क्षमा प्राप्त हुआ या हुई, स्त्रीलिंग है जी। तब तो क्षेत्रीय बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, क्षेत्र इतना बड़ा है, ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द आपका। एक और अजगर रही लखी, एक और मिरगराए, ठीक है। विकल्प बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए, मूर्छा खा जाएगा, मूर्छा होता है चक्कर, बेहोश हो जाना, मूर्छा, मूर्छित हो गया, क्या हो जाएगा जी, बेहोश होना हो जाएगा। एक और अजगर ही लकी, इससे क्या कह रहा है वो कि एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ है शेर, मिरगराय होता है सिंह। अब उसको देख के डर से वो मूर्छा यानी बेहोश हो गया। तो क्या इसमें कोई करुणा वाली बात नजर आ रही थी? करुणा होता है दुख की घड़ी, इसमें था भय। ये हो जाएगा आंसर आपका। क्या था? भय का भाव हमको मिल रहा था, यानी भयानक रस हो जाएगा। वीर रस में तो, वीर रस में क्या उत्साह होता है, और रौद्र रस, रौद्र रस होता है आपका गुस्से वाला। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी जब कोई मुसीबत आएगी तभी उपाय खोजना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका। एसोच, एसोच, जिन्हें बोलते समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कैसे? अब कोई मान लीजिए आपको मैं दिखा नहीं रहा हूं और ऐसे पूछूं कि एसोच, तो आप समझ नहीं पाएंगे ऐसे कौन से एसोच की बात कर रहा हूं मैं। तब इसके लिए हमको ध्यान से व्याकरण देखनी होती है। तो ये जो असोच है, ये होता है बिना सोच के, और ये असोच है अशुद्धि। जैसे ये शौचालय का ही शब्द है, शौचालय जो प्रयोग होता है उसमें ये असोच लिख दिया है, अशुद्धि, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, देश प्रेम का विच्छेद विग्रह कर दो, समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी देश के लिए प्रेम। क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। अब जब देश के लिए प्रेम, तो ये के लिए शब्द किस में आते हैं? अजी तत्पुरुष समास में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर दिगु क्या है? दिगु है आपका संख्यावाचक, जैसे साप्ताहिक, तिराहा, चौराहा, ऐसे। अव्यय भाव, अव्यय, अव्यय शब्द, यानी अव्यय शब्द प्रयोग होते हैं, भरपेट, भरपूर, इस तरह। और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि तो है जी जो किसी अन्य का अर्थ निकलता है, जैसे चक्र पानी। अब पानी मैंने बताया हाथ के लिए बोलते हैं, जैसे वीणा पानी हो जाएगा तो क्या मां सरस्वती हो जाएगा। और चक्र पानी यानी हाथ में क्या है? चक्र है। चक्र किसके थे हाथ में? भगवान श्री कृष्ण के। तो तब ये क्या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि शब्द तो लिखा देखा आपने चक्र पानी, लेकिन अर्थ क्या निकाल लिया? भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं को बहुव्रीहि समास बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया आपको लगभग पिछले हर प्रैक्टिस सेट में। जनता, बहुत जनता आ गई, वर्षा हो रही है। अब चाहे कितनी वर्षा हो रही है, आप ये नहीं बोलेंगे वर्षा हो गई या वर्षाएं हो गई, आप हमेशा वर्षा ही बोलते हैं। जनता, ये शब्द दोनों ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तब तब जो बी है, होश उड़ गए, लोग चले गए, हस्ताक्षर कर लिए, चाहे तुम एक ही लोग, चाहे एक ही लोग के होश उड़ जाए, तब भी यही बोलोगे, होश उड़ गए, उसके तो होश उड़ गए। हस्ताक्षर मैं अकेला भी करूंगा, तुमने हस्ताक्षर कर लिए, तुमने हस्ताक्षर कर लिया, कभी नहीं बोलते। तो अब ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जनता दे दिया है। और प्राण बाल, ये दोनों बहुवचन में हो जाएंगे। प्राण चले गए, बाल गिर गए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? देखिए अलंकार होता है तीन प्रकार का, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों से अलंकार यानी उसकी सुंदरता बढ़ती है। जैसे श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक, आप देखेंगे शब्द अलंकार नहीं है पूछा है, तो शब्दों से शोभा किस में बढ़ती है? श्लेष में बढ़ती है कि हाँ, क्यों? परिभाषा से ही पता है, एक शब्द अर्थ अनेक। अनुप्रास बिल्कुल चारु चंद्र के चंचल करने, चे चे जो वर्ण है रिपीट हो रहा है। यमक कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, यमक है ना। अब रूपक एक ऐसा है जो शब्द अलंकार नहीं है, क्या है? अर्थ अलंकार है। कैसे जी?
क्योंकि इसमें क्या है, दूसरे उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, दूसरे को उसी पर थोप दिया जाता है। कैसे? जैसे इसका मुख चंद्रमा है, जैसे जैसे कोमल का मुख चंद्रमा है। इसमें ये नहीं कहा कि उसकी मुख यानी सुंदरता चंद्रमा जैसी है या नहीं, जैसी होती तो क्या उसमें हो जाता आपका उपमा। इसमें तो वो ही चीज बता दी जाती है, यानी अगर चंद्रमा से तुलना हो रही है तो मुख को चंद्रमा ही बता दिया है। इसमें आरोप बिल्कुल वही चीज का होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। ज्यादातर आप देखेंगे इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग भी हमेशा रूपक में ही होता है। और किसी भी, जैसे मान लीजिए कोमल कमल के समान है, तो अगर के समान बता रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन कोमल कमल है यानी बिल्कुल वही बता दिया है, तो वो हो जाता है रूपक। प्रश्न नंबर 20, अगम आगम शब्द का सही अर्थ बताइए। एगम और आगम। अब आप देखेंगे कि जी एगम और आगम शब्द का सही अर्थ ये हो जाएगा दुर्लभ और उत्पत्ति। क्यों हो जाएगा? अब देखिए, उत्पत्ति दुर्लभ उल्टा दे रखा है, एगम दुर्लभ, याद कर लेना बिल्कुल। शास्त्र शास्त्री बिल्कुल नहीं होगा, स्वानुभूत अनजान तक। ऑप्शन बी आपका आंसर है, एगम दुर्लभ, आगम उत्पत्ति। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक, अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, आप भला तो जग भला। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक होता है जिसमें जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग होता है। तो निजवाचक में आप देखेंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो ये रहा अपनापन, इसमें भी निजी, इसमें भी बोल रहा है अपनों से क्या छिपाना। लेकिन इसमें क्या होगा कि अपनों से क्या छिपाना, अपनों कोई सर्वनाम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, हिंदी में आपके 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। रटिए नहीं, याद हो जाते हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, तो पता चल गया क्यों नहीं है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यह मेरी निजी पुस्तक है, बहुत बच्चे लगा देते हैं, लेकिन ये किसके लिए भाव, ये पुस्तक के लिए कर रहा है। ये निजवाचक स्वयं की बात होती है निजवाचक में। इसमें किस पे जा रहा है जोर? पुस्तक के लिए जा रहा है। ये तो ये भी नहीं होगा। आज अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, आप इसमें निजवाचक ढूंढ रहे हो, कैसे हो जाएगा? अरे ये तो प्रश्नवाचक है जी, ये भी नहीं होगा। आप भला, ये कहावत सुनी होगी किसके लिए? ये आप जो सर्वनाम है, ये रहा आप सर्वनाम, ये आप किसके लिए प्रयोग होता है? अपने, निज, स्वयं के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा, आप भला तो जग भला। बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम के ये 11 सर्वनाम हैं और सर्वनाम के 6 भेद है। बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, वे, यानी देखेंगे किसी व्यक्ति की बात के लिए प्रयोग हो रहा है। और निश्चयवाचक, यह पुस्तक मेरी है, वह नहीं हो पाएगा, इस तरह। अनिश्चयवाचक, कोई कुछ अनिश्चय है। संबंधवाचक, जो पढ़ेगा सो पास होएगा, इस तरह के जो सब शब्द यूज होते हैं। प्रश्नवाचक कौन क्या? निजवाचक स्वयं, ये रहा स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी बिना मतलब के ही व्याख्या बखान करते रहना, अनावश्यक ही। तो जब भी तो कहावत है, गांव में बोल देते हैं, अरे जुबान पे लगाम लगा ले इस पे, यानी वो फालतू की बात कर रहा होता है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक, मूक होता है जी एक तरह से गूंगा के लिए भी बोल देते हैं, जो बोल नहीं पाता है उसे बोलते हैं मूक। अब नहीं है पूछा तो नहीं है हो जाएगा शांत, क्योंकि शांत तो वो अपनी इच्छा से है, किसी के आदेश से शांत है। वो गूंगा थोड़ी है, बोल सकता है। तो ये सब हो जाएंगे इसके अनेकार्थक, यानी अनेक अर्थों में मूक का, चुप को भी रख सकते हैं, विवश को भी, गूंगा को भी, लेकिन शांत एक अलग अर्थ में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 24, कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है, यानी दंत दांत है उसमें नहीं होता है? तो आप देखेंगे दे ते धे,
जैसे जैसे आपने देखा होगा KTM 2 कचट तप, कचट तप, यानी यानी क्या, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो देखिए, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओठ, ओष्ठ्य। तो क्या ये वाला हो गया? तो ये किस में आता है? ये आता है जी इस वर्ण में, तय वाले में। तो तय वाले में कौन कौन से होते हैं? तय, इसका हो जाएगा आपका तय, थे, दे, धे, तय, थे, दे, धे, ने। तो इसमें तो तीनों दंत्य है, तो जो नहीं है वो कोई भी एक ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे टे मान लीजिए, टे क्या है? मूर्धन्य है। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि नहीं है पूछा है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है हमेशा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं जी उन्हें, जब दो एक साथ मिलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से? ये चार है जी, चार। बता दो फिर कौन कौन से है। एक तो हो गया छ, कै प्लस से। अब ये हलंत अगर नीचे लग गया है तो कै अपने आप में अकेला है, इसमें कोई भी आपका जो स्वर नहीं है, बिल्कुल अकेला है। अगर ये हटा दूं तो समझिए इसमें ए स्वर है। ठीक है, त्रे, ये हो जाएगा आपका ते प्लस रे, और एक आपका श्रे, इसमें क्या हो जाएगा? से प्लस रे, और चौथा आपका गे, जे प्लस अने। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास, यानी नजदीक, पास में लाना। पास में जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा रूप हो जाएगा, छोटा रूप। तो फिर छोटा रूप किसे है? अरे छोटा रूप बोलते हैं संक्षिप्त के लिए। किसके लिए? संक्षिप्त के लिए। संक्षिप्त प्रश्नों का हल कीजिए, परीक्षा में आता था नहीं आता था? ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ। संक्षिप्त बोलते समास के लिए। समास को तोड़ेंगे तो आस, यानी पास में। ठीक है, विच्छेद विग्रह एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, विस्तृत होता है इसका विलोम, यानी विस्तृत होता है बड़े रूप के लिए। प्रश्न नंबर 27, प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक दिए? देखो आपको जो शब्द दिए, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, आपको चार शब्द दिए। अब इसमें जो प्रत्यय निकले हैं क्रम से, वो आपको यहाँ पर देखने हैं। जैसे धमाका, तो आंख हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आकू होगा? नहीं होगा। अब धमाका और का, इसमें थोड़ा देख लेंगे। लड़ाकू, आकू, आकू, ठीक है। उड़ाक, उड़ाक, आक, आका। अब छिलका, आंख हो जाएगा क्या? दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, ये भी कट गए, ये हो गया आपका आंसर। अब ये मैंने क्यों बताया आपको ऑप्शन से? भाई ये इसलिए बताया क्योंकि अगर मान लीजिए आप कंफ्यूजन नहीं कर पाए तो आप इस तरह भी लगा लगा के चेक कर सकते हैं। तीन ऑप्शन लगातार कट जाएंगे आपके, एक ही बचेगा। और अगर आपको क्लियर ही पता है कि धम में एक शब्द होता है, आका जुड़ गया, धमाका। लड़, लड़ एक मूल शब्द है, आकू। उड़, उड़, उड़ शब्द है ना। छिल, छिल का, उड़, आंख। ऐसे मूल शब्द से अलग जो होता है वो प्रत्यय होता है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द। आज राजा ऐसा याद हो जाएगा आपको, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी। क्या है? पीएम, पीएम नहीं है भाई, वो तो राजा है, राजा। किसके? भारत के, भारत के राजा है वो, राजा। ये गलती मत करना कि प्रधानमंत्री है तो राजा का नरेंद्र याद रहेगा, नहीं रहेगा हमेशा। आप कहोगे जी रहेगा। तो अब इनको बता दो फिर ये क्या है? गोविंद, अरे गोविंद होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, गोविंदाय नमो नमः। अब रघुवीर, भगवान राम। क्यों? ये रहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघु, राम, ठीक है। लंकेश, लंकेश हो जाएगा आपका रावण, रावण को क्या बोलते हैं? लंकेश। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के, ये थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉलेज के लिए जो प्रश्न मिले, जैसे ये मिला, तो कंठस्थ इसी समय कर लीजिए, कहीं और ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल जो दिया है इसको कम से कम एक तो ये आप कह पाएंगे हाँ मेरे इतने प्रश्न याद हैं। बस 2019 का पूछा, आप 19 का याद रखो, हो सकता है ऑप्शन से करने में मदद मिल जाएगी आपको। नंद किशोर आचार्य, इसका क्या वो किस रचना के लिए? इसके लिए, छीलते हुए अपने को। अब ये कोई नाम है कि छीलते हुए अपने को? भाई ऐसे ही बना देते थे, तो ऐसे याद कर लीजिए। क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की श्रृंखला है।
अभी यूपीएसआई में भी इसका पूछा गया है। ठीक है, 2026 में जो 14-15 मार्च को एग्जाम हुआ था। क्या भूलू क्या याद रखूं। अब ऐसे ही महादेवी वर्मा की कुछ कवि जो रचनाएं हैं, ये क्रम पूछ लेता है। अगर थोड़ा एग्जाम को टफ या मॉडरेट ऐसे कुछ करना होता है तो वो इसी लेवल को आपस में चेंज कर देता है। सीधा सीधा पूछ सकता था क्या भूलू क्या याद करूं किसकी है, तो आप बता देते हरिवंश राय। उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया इसमें। तब क्या कर दिया, इसका क्रम पूछा है, तो इसका क्रम हो जाएगा जी कौन सा, पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला। अब इसमें कब हुई थी ये हुई थी 1969 में। अब फिर कितने भाग है, भाग है जिसके 4। अब मैं आपको क्रम से बताता हूँ, ऐसे इसमें ऑप्शन तो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आप इस क्रम से देखिए। पहला, पहला हो गया ये वाला ही, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा, दूसरा हो जाएगा, आप बिल्कुल आपने ये भी पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, नीड का निर्माण, बताओ बोलो, नीड का निर्माण किससे, फिर से, नीड का निर्माण फिर से। फिर तीसरा, तीसरा हो जाएगा जी बसेरे से दूर। बसेरे से दूर बिल्कुल याद कर लेना क्रम से, ऐसे ही पूछा हुआ प्रश्न है 2024 परीक्षा में।